सरकारी स्कूल इसलिए बोल दिया हूँ मैं क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं निकाल सकते हैं। तो मेरे भैया, बड़े भैया, जो कि मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ, वीडियो थे सुल्तानगंज में, उनका कोरोना में डेथ हो गया तो उनको सिलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सर उनको थोड़ा सा ऐसा बताइए कि ताकि वो ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, भटके ना, सही डायरेक्शन में अपना तैयारी कर पाए। मतलब और सर जैसा कि बीपीएससी अभी काफ़ी तेजी से अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो क्या न्यू बच्चों को पीवाईक्यू क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा या फिर नए तरीके से उनको तैयारी करना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोहन कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं, इनकी सिलेक्शन 68 बीपीएससी में 73 रैंक के साथ एडीएमओ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। तो आज सर से हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्टडी एंड बुक लिस्ट। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके आप सब बता सकते हैं कि आप सबको वीडियो कैसा लगता है। और किन्हीं का कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर सर से भी कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम सर से आंसर लेके आप सबको रिप्लाई दिया करेंगे। तो सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू वेरी मच। सर आप अपने बारे में बताइए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, रहने वाले कहाँ पे हैं? मेरा घर सहरसा जिले के एक छोटे से गांव जो कोसी किनारे है, भकुआ में है जी। और वहीं से मैंने प्रारंभिक शिक्षा ली है सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल इसलिए बोल दिया हूँ मैं क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर मैं 10th जो है अपने गांव के बगल के स्कूल कपिलेश्वर दिलमणि हाई स्कूल धरारा मुरादपुर से किया हूँ। उसके उपरांत मैं पटना चला आया। पटना आने के बाद मैं यहीं से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ मैं, आर्ट्स रखा था मैंने। उसके बाद बीए जो है मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया। उसके पश्चात मैं दिल्ली जाने का प्लान बनाया क्योंकि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी। तो मेरे भैया, बड़े भैया, जो कि मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ, वीडियो थे सुल्तानगंज में, उनका कोरोना में डेथ हो गया तो मुझे दिल्ली से फिर वापस आना पड़ा। उसके दौरान ही मैंने अपना मुख्य परीक्षा लिखा था 66वीं का, जिसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने CDPO का एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा, मेरा कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया। फिर 67th में मेरा 426 रैंक के साथ सब डिविजनल BC वेलफेयर पोस्ट पे चयन हुआ था। और उसके बाद 68 में मेरा 73 रैंक के साथ ADMO के पद पे चयन हुआ है मेरा। यही मेरा जर्नी रहा। ये आपका सिविल सर्विसेज में आना या बीपीएससी में आना ये कब हुआ? ऐसा क्या मोमेंट आया लाइफ में कि आप इधर तैयारी करना शुरू की? देखिए, एक माहौल भी होता है। मेरे भैया, जैसा मैंने बताया कि वो सिविल सर्वेंट थे और शुरू से वो पढ़ाई करते थे। साथ में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरे गांव में एक कैंप लगा था और सहरसा जिले के जो DM सर थे वो आए थे। तो उनसे पहले जो काम करने वाले जितने भी वर्कर थे बहुत ही खस्ता हाल में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे DM सर का आगमन हुआ वो बहुत तेज़ी से काम करने लगे। देखे मैंने कि सर ने आके पूरा स्कूल का निरीक्षण किया, मुआयना किया। उनसे प्रभावित होकर मैंने निर्णय लिया कि मैंने पूछा कि कौन है, तो पता चला कि DM सर है। तो फिर हम भैया से बात किए जो स्वयं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो पता चला कि वो DM सर हैं, वो परिवर्तन ला सकते हैं, आपके ज़िले में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तभी मेरा मन बन गया था कि मैं IAS बनूं और मैं अपने दीवार पे लिखा करता था प्रणव कुमार IAS। अच्छा। और सर ये एडीएमओ पोस्ट पे जो सिलेक्शन हुआ है उसका थोड़ा वर्क क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए उसके बारे में। ये ADMO जो है पहली बार इस कैडर का गठन किया गया है आपदा विभाग में। इसका मुख्य कार्य होता है जो आपदा से ग्रसित इलाका है उसमें राहत एवं बचाव कार्य किया जाए, उनके संबंधी योजनाओं को लाभान्वितों तक पहुंचाया जाए। और पहले ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर को ये पद दिया जाता था, लेकिन इस बार एक नया कैडर गठित करके इसको लाया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा बिहार स्टेट जो है आपदा से वल्नरेबल स्टेट है। तो इसमें आपदा एवं राहत बचाव कार्य के लिए मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है, जिससे मैं बहुत लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करूंगा। ओके सर। और सर बात किया जाए कि बचपन में आपका पढ़ाई, जैसा कि आप बताया कि सरकारी स्कूल में हुआ था, तो आप पढ़ने में कैसे थे और घर का माहौल कैसा था उस समय? घर का माहौल अच्छा था, सपोर्टिव रहा शुरू से ही, पढ़ाने के प्रति ललक। बचपन में मेरे भैया मुझे चंपक, नंदन, नन्हे सम्राट, बच्चों के 12 उपन्यास, चाहे गोदान हो, ये सब मैंने बचपन में ही पढ़ डाले थे सारे किताब। तो भैया ने पढ़ाई के प्रति अलग जगाई थी मुझे। पढ़ाई के प्रति रुचि था शुरू से, लेकिन औसत ही विद्यार्थी रहा मैं, कभी ऐसा नहीं कि मैं किसी क्लास का टॉपर रहा। लेकिन जब 12th के बाद मैं अपने जो हाई स्कूल है, मतलब इंटरमीडिएट हाई स्कूल में स्कूल टॉपर था और उसके बाद पढ़ाई का रफ्तार मैंने पकड़ा। और साथ ही मैं 2020 में ALS IAS कोचिंग है मुखर्जी नगर में, वहाँ से मैंने कोचिंग लिया। तो वहाँ पे लगातार जो भी टेस्ट होते थे उसमें मैं हमेशा रैंक 1 लाने का प्रयास करता था और मैं अपने टीचर का फेवरेट हुआ करता था। जैसे
सर हैं वहाँ के सारे, वो हमको जानते हैं अच्छा से और बहुत अच्छा गाइड किए। तो वहाँ से पढ़ाई का रफ्तार पकड़े और आगे ये सफलता मिली है संघर्ष के बाद। ओके सर, आपका मीडियम क्या था और ऑप्शनल क्या थे सर? मेरा मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल मेरा इतिहास विषय था, क्योंकि ऑप्शनल अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है जी, तो जी। इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर मेरा इतिहास बैकग्राउंड था और ऑप्शनल। मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन आते हैं। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि इतिहास विषय से मैंने स्नातक किया है, तो मैंने इसीलिए इस विषय को चुना। जी। तो उसके बारे में गहरी नॉलेज थी मेरे पास, तो क्योंकि इतिहास अच्छा रहा विषय मैंने रखा है। ओके सर, तो आपका पूरा तैयारी जो बीपीएससी का हुआ है वो दिल्ली में ही हुआ है क्या? नहीं, बीपीएससी का मेनली हम तैयारी नहीं की, यूपीएससी का किए थे। यूपीएससी की तैयारी मैंने सेल्फ से किया, अपने खुद से किया है। इसमें कुछ कोचिंग का सहारा मैंने लिया है कुछ राउंड पे, जैसे कि ऊंची उड़ान का टेस्ट सीरीज में लगाता था, जो शंभू सर और ज्योति मैम चलाती है लगातार। और उसके अलावा दिल्ली में इंस्टीट्यूट है अवधेश सर का, GCSIS, उनसे मैंने कोर्स लिया था और वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके, और सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी। ओके सर, तो सर बात किया जाए स्ट्रेटजी का, बुक का, तो काफ़ी सारे न्यू एस्पिरेंट जो होते हैं वो शुरुआती के टाइम में काफ़ी सारे रिसोर्सेज ले आते हैं अपने रूम पे कि मैं ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा। उनको सिलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सर उनको थोड़ा सा ऐसा बताइए कि ताकि वो ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, भटके ना, सही डायरेक्शन में अपना तैयारी कर पाए, मतलब जो सिलेबस का डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपका बेस जो है बढ़िया होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा बुक होता है NCERT, जो बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारी आधारभूत शिक्षा जो है कहीं ना कहीं कमजोर होती है। इसके कारण जो स्कूलिंग जो बच्चों की नहीं हो पाती है, तो हम लोग का नॉलेज ही थोड़ा कम होता है। और एक बार NCERT अगर गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपका बेस नॉलेज बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा आप स्टैंडर्ड बुक कर सकते हैं, जैसे सबको पता ही रहता है कि लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए पढ़ा था, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बिपिन चंद्रा का जो NCERT है तो उसे रेफर किया। और जैसा कि स्नातक विषय मैंने इतिहास से किया, तो इतिहास में मुझे दिक्कत नहीं थी। उसके अलावा जो आपको IR का है, तो आपको बेसिक नॉलेज IR का होना चाहिए कि हमारी विदेश नीति कैसी है या क्या है सारा कुछ, और जो करंट में मुद्दे चल रहे हैं उसको देखना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए फिर मैंने NCERT को रेफर किया। MCQ के लिए अपने घटना चक्र का जो मॉक क्वेश्चन टेस्ट जो होता है या क्वेश्चन बैंक होता है उसको सोल्व करिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए। साइंस के लिए लूसेंट साइंस आता है, उसको आप देख सकते हैं, या फिर घटना चक्र, दोनों में से एक। रिसोर्सेज कम रखिए। करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का मैगजीन आता है वो, या लास्ट समय में विकिपीडिया और ऊंची उड़ान अपना एक टेस्ट अपना एक मैगजीन निकालता है, वो दोनों रेफर कर सकते हैं, एक दोनों में से कोई। सर करंट अफेयर एग्जाम से कितना पहले का पढ़ना चाहिए? करंट अफेयर तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैं देखिए मेरे सामने पेपर रखा हुआ, पेपर तो नियमित रूप से आपको पढ़ना ही चाहिए। साथ में आप एक ईयर का ले सकते हैं, लगातार एक मैगजीन लिया करिए जो नियमित रूप से उसी मैगजीन को पढ़िए, और लास्ट टाइम में जो है कोई लास्ट मैगजीन निकालता है 6 महीने का कंपाइलेशन या साल भर का, तो उसको एक बार देख लिया जाना चाहिए प्री के लिए। ओके, और सर प्री के बाद मेंस का कितना आंसर राइटिंग करना चाहिए, कितना प्रैक्टिस करना चाहिए? मुझे आंसर राइटिंग में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग बहुत सारा अभ्यास किया, तो मुझे टाइम मैनेजमेंट का भी कोई परेशानी ऐसा था नहीं, तो मैं आंसर राइटिंग कम ही किया हूँ। लेकिन मैं खुद का नोट्स बनाया हूँ, खुद के नोट्स से मैंने जैसे देखा कि थीम क्या है, जैसे क्वेश्चन हर बार कैसे पूछता है, किस पैटर्न में पूछता है, सिलेबस से ही पूछा जाता है, तो किस सिलेबस से कितना क्वेश्चन आता है, उसको पहले आप स्ट्रेटजीवाई कर लीजिए अलग, और फिर तैयारी स्टार्ट करिए, और खुद का नोट्स हर टॉपिक पे बनाइए, वो बेहतर रहेगा, जैसा कि मैंने बनाया है। ओके सर जी। और सर जैसा कि बताया कि दिल्ली में जाके आप मुखर्जी नगर में कोचिंग लिए थे, जी। तो यूपीएससी की तैयारी किए थे, तो उसी से आपका बीपीएससी का पूरा बेस तैयार हो गया था? हाँ, उसी से बेस तैयार हुआ। उससे पहले भी मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया हुआ हूँ मैं, तो यूपीएससी में मेरा CSET ही क्लियर नहीं हो पाया, जबकि मेरा GS में 104 मार्क्स के आसपास था, और मेरा CSET क्लियर नहीं हो पाया। तो बेस तो यहीं से बन के गया था। मुखर्जी नगर में एक तरह से समझिए पॉलिश हुआ मेरे जो पढ़ाई है उस पर। ओके सर, और सर जैसा कि बीपीएससी अभी काफ़ी तेजी से अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, तो क्या न्यू बच्चों को PYQ क्वेश्चन से हेल्प मिलेगा या फिर नए तरीके से उनको तैयारी करना पड़ेगा? देखिए, ट्रेंड कैसा चेंज होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन PYQ तो आपको करके ही जाना चाहिए। ये तो आपको तैयार रहना चाहिए कि हमको इसमें ये आना चाहिए।
मेरे जुबान पे होना चाहिए कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि हम लोग का एक परिसंवाद संस्था चलता है, वहाँ पे मैं नियमित रूप से शाम में को जाता था, वहाँ पे डिस्कशन होता था। तो जो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा होता था क्वेश्चन की ये, तो मुझे पता रहता था कि ये 53 से 55 यूपीएससी पूछा है, ये यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी है। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया काफी डिस्ट्रैक्ट करता है स्टूडेंट को, तो आप उसको कैसे यूज करते थे और कैसे यूज करना चाहिए जो तैयारी? सोशल मीडिया का जहाँ तक बात रहा, आपको एक निगेटिव पहलू भी है, एक पॉजिटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू को पहले देखते हैं तो आप उसमें टॉपर्स मीट जो होता है, टॉपर्स के साथ जैसे मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे थे, मैं भी देखा करता था कि कौन टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उससे एक रफ आइडिया आ जाता है कि हमको क्या पढ़ना है। मुझे भी लगता था कि मैं बन पाऊंगा इनकी तरह, तो आज हमको देख के किसी को और को लग सकता है तो मोटिवेट वो हो सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, उसको आप देख सकते हैं। ओनली इस यूट्यूब चैनल उस पर आप डेली ट्यूटोरियल सुन सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। फिर आपको इसका नेगेटिव पहलू ये है कि आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर आप ज़्यादा रील देखने लगी है बहुत बहुत घंटा, तो उसमें टाइम भी जाएगा, पता नहीं चला। कितना बार हमको ही हुआ है कि एग्जाम से पहले डिस्ट्रैक्शन होता है कि कोई नई मूवी आ गई तो आप देखते ही रह गए, बाद में पता चला एग्जाम है तो अरे क्या कर दी, लॉस हो गया टाइम का। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, तो उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये नहीं टोटल आप अवॉइड नहीं कर सकते सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का है कि आपको एक सच्चाई बताते हैं कि सोशल मीडिया से मेरा 2-3 क्वेश्चन सही हुआ, और मैंने मेंस में भी इसका हेल्प लिया। जैसे कि एक स्वास्थ्य के लेकर सवाल पूछा था 67 बीपीएससी में, क्या पढ़ लिया गया। उस समय मिशन 60 चलाया गया था स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा, तो मैंने ट्विटर हैंडल पे वो देखा हुआ था। ऑप्टिमस करके एक आया था, लॉन्च हुआ था इसका एलन मस्क का, वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था और मैंने सही किया था उसको आंसर को बीपीएससी में। तो ऐसा नहीं है कि निगेटिव पॉइंट है, लेकिन उसको आप सही वे में यूज करिएगा तो फायदा ही देगा। ओके सर। और काफ़ी सारे बच्चे जैसे बीपीएससी का तैयारी करते हैं, ये यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो समाज से और फ्रेंड सर्कल से कट जाते हैं, रूम में बैठ के पढ़ाई करना, ना कोई पार्टी फंक्शन में जाना। तो आप इस तरह से किए थे या फिर आप? नहीं, मेरा बिल्कुल अपोजिट है। पार्टी में जाता था, मैं दोस्तों के साथ घूमता था, खूब मस्ती करता था, और पढ़ाई के दौरान आपको स्ट्रेस बस्टर के रूप में ये काम करेगा। आप एकदम से बंद कर लीजिएगा अपने आप को, तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ से कटिएगा, तो आपको एक दिन सोशल लाइफ में ही जाना है। तो आप कैसे आदमी को समझिएगा, आप कैसे चलाइएगा किसी को भी। आप पढ़ाई तो करिए, लेकिन आप 2 घंटा समय निकालिए दोस्तों के साथ बात करने के लिए, सारे परिवार के साथ बात करने के लिए कि क्या है घर में, क्या हाल समाचार है, या दोस्त के साथ बैठिए, बात करिए, गाना गाइए, घूमिए, सिनेमा देखिए, ये जरूरी है। इससे कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं और मेरा दिमाग रिफ्रेश होता है। किसी का दिमाग क्या है, एक न्यूरो साइंस में कहा जाता है दिमाग में बहुत सारी मेमोरी चलती रहती हैं, उसको आप रिफ्रेश करते रहिएगा तभी आपका लोड ले पाएगा। लगातार रूम में बंद रह के पढ़ने से मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मुझे सूट नहीं करता है वो। मैं घूमते फिरते रहने वाला व्यक्ति हूँ, और जम के जब पढ़ता हूँ तो जम के ही पढ़ता हूँ, और जब घूमता हूँ तो घूमता ही। तो सर जैसा कि आप बताए कि 4th अटेम्प्ट आप लिए, 2 में सिलेक्शन हुआ और 2 में नहीं हो पाया जी। आप सर पिछले अटेम्प्ट से आप क्या एनालाइज किए, क्या गलतियों को सीख लिए कि? पिछले अटेम्प्ट में जैसे मेरा 66 में मेरे भैया का डेथ हो गया था, 2 मंथ लगातार मैं डिस्टर्ब रहा उसमें। उसके बाद मेरे भैया का डेथ हुआ, तो उसके 5 दिन के बाद ही मेरा मेंस था, काम खत्म होने के या कर्म खत्म होने के बाद। तो मुझे उस स्थिति में मैं मेंस लिखा था, तो मैं अच्छे ढंग से मेंस को नहीं दे पाया था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जहाँ तक सीडीपीयू का बात, सीडीपीयू में मेरा ऑप्शनल एलएसडब्ल्यू मैंने रखा था, तो वो अच्छा नहीं गया, 161 मार्क्स दिया है, तो इसके कारण से मेरा नहीं हो पाया। जबकि इंटरव्यू में 87 मार्क्स आया था मेरा। फिर 67 पे मेरा मेंस बहुत ही बेहतरीन गया, लेकिन इंटरव्यू में मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा शायद नहीं हो पाया, तो 64 मार्क्स ही मुझे इंटरव्यू में मिले। लेकिन 68 में कहीं ना कहीं ओवरऑल होलिस्टिक जो है अप्रोच के साथ मैंने तैयारी भी की थी और स्ट्रेटजी वाइज, तो मुझे लगता है इंटरव्यू में भी अच्छा मार्क्स मिला होगा, तब भी इतना अच्छा रह पाया मेरा। नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है और आप इसको रिवीजन कैसे करते थे, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है काफ़ी लंबा है? नोट्स तो बहुत ज़रूरी है। नोट्स जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में, नोट्स मैंने बनाया है कंसाइज वे में, 1 पेज 1 टॉपिक करके मैंने नोट्स बनाया है कि एक पेज में, एक हेल्थ है तो एक पेज में आ जाए, कृषि है तो एक पेज में आ जाए, ऐसा करके जो संथाल है तो एक पेज में आ जाए, मुंडा विद्रोह है तो एक पेज में आ जाए, इसरो है तो एक पेज में आ जाए, नैनो टेक्नोलॉजी है तो एक पेज में आ जाए। ऐसा करके मैंने नोट्स बनाया है जो बहुत ही कंसाइज वे में। इसके लिए पहले होलिस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा जी, उसके बाद टू द पॉइंट आप नोट्स बना सकते हैं मेंस के लिए। वो लास्ट टाइम रिवीजन में आपको काम देगा। मेंस आप 5 दिन 10 दिन में पढ़ के आप दे सकते हैं, ऐसी हालत में होंगे आप। और सर आपका
प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों का स्टेप बाय स्टेप तैयारी चल रहा था कि जैसे प्री हो जाएगा तब मेंस का करेंगे? नहीं, तीनों या साथ फिर ही, तीनों एक साथ तीनों होगा? एक साथ ही होना भी चाहिए, क्योंकि अब समय ही नहीं मिलेगा आपको। आपका सितंबर में एग्जाम होगा और फिर जनवरी में आपका मेंस होगा, अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आएगा, तो पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो कहाँ से कर पाइएगा। जी बिल्कुल। तीनों साथ होना चाहिए। तो सर जो 17वीं का जो प्री में बैठने वाले बच्चे हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहिए, जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए एस्पिरेंट हैं? हम तो बोलेंगे पहले एनसीईआरटी बुक कवर करिए, 6 to 12 अगर नहीं भी हो पाया तो 11 12 करिए। वो करने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा। घटनाचक्र का मैंने जैसे बताया, जिक्र किया, उसको करिए। बीपीएससी का ट्रेंड देखिए कैसा पूछा जा रहा है, करंट अफेयर भी डायनामिक हो रहे हैं थोड़े, उसको देखिए। इकोनॉमिक्स के सवाल जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड आ रहे हैं। इस बार मेरा 69 में भी मेरा इसमें प्री हुआ है और मैंने मेंस लिखा है, तो डायनेमिक प्रश्न थे। बहुत सारे जो कोर विद्यार्थी जो केवल बीपीएससी की तैयारी करते थे तो बाहर हो गए इस कारण से, वो क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के टाइप पे। तो आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एसएलआर सीआरआर से क्या होने वाला है। तो ये सब आपको एक बार देखना चाहिए। उसके लिए आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, यही मेरा सलाह रहेगा। आई होप दोस्तों सर की जर्नी से आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सब अगर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, और किन्हीं स्टूडेंट का कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।